हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 13 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस क्वेश्चन देखेंगे और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के साथ। और बाकी पुराने वीडियोस भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। इस सेशन में भी 4-5 टॉपिक रिपीटेड है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी बलदेव सिंह, सी जगजीवन राम या डी कैलाश नाथू काटजू। तो ये हमारे ऑप्शन बी बलदेव सिंह जो है वो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, बलदेव सिंह जो है वो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 13 मई 1952 तक पहले डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के बने थे। ठीक है, ये फर्स्ट कैबिनेट जो था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के, उसमें ये डिफेंस मिनिस्टर थे। और इन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर जो कि 1947 से 48 के बीच में हुआ था, उसमें भी आर्मी को लीड किया था। ठीक है, तो ये बलदेव सिंह जो है वो डिफेंस मिनिस्टर थे। और आर्मी जनरल कौन थे? तो के.एम. करियप्पा जी थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं कि जो नेहरू कैबिनेट बना था इंटरिम गवर्नमेंट 1947 में, उसमें कौन से मिनिस्टेरियल पोजीशन किसने संभाला था? तो प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने संभाला था। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और होम मिनिस्टर भी यही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1952 में इलेक्शन नहीं लड़ते हैं क्योंकि उनका डेथ हो जाता है उससे पहले ही। ठीक है, तो ये इंटरिम गवर्नमेंट में थे, होम मिनिस्टर इंडिया के और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी। फूड एंड एग्रीकल्चर जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। ध्यान रखना है 1952 में जो इलेक्शन हुआ था पहला जनरल इलेक्शन, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बने थे, ना कि वो इलेक्शन लड़े थे। ठीक है, फाइनेंस पोर्टफोलियो था एस के षणमुखम चेट्टी के पास, आर के षणमुखम चेट्टी। और डिफेंस था सरदार बलदेव सिंह जो अभी हमने देखा। एजुकेशन था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इंडिया के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। रेलवे और ट्रांसपोर्ट था जॉन मठाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। लेबर था जगजीवन राम और लॉ था बी.आर. अम्बेडकर, ये तो इम्पॉर्टेंट है, आप गेस भी कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन यही थे, तो इनका लॉ में बहुत अच्छा पकड़ था। हेल्थ पोर्टफोलियो था राजकुमारी अमृत कौर जी के पास और कॉमर्स था C.H. भाभा। ठीक है, बाकी ये नीचे का आप नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल वेलकम टू पैराडाइज? तो वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? लेखक या लेखिका सुधा मूर्ति, ट्विंकल खन्ना, झुम्पा लहरिया, अरुंधति रॉय। तो ट्विंकल खन्ना जो है वो वेलकम टू पैराडाइज की लेखक है। ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार की पत्नी है, 2002 में उनका शादी हुआ था। ठीक है, थीम क्या है इस बुक का? तो लोनलीनेस, हार्ट ब्रेक और बिट्रेयल के बारे में ये बुक है, जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होता है, लोनलीनेस, हार्ट ब्रेक और बिट्रेयल का। इसमें कुछ फेमस स्टोरीज भी है जैसे कि द मैन फ्रॉम द गराज, लेट्स प्रिटेंड एंड जेली स्वीट्स। ट्विंकल खन्ना का और भी बुक देखते हैं तो मिसेस फनी बोन्स, ये भी ट्विंकल खन्ना का एक पॉपुलर बुक है। और द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद एंड पायजामाज आर फॉर गिविंग, ये 3 जो बुक है ये भी ट्विंकल खन्ना ने ही लिखा है। सुधा मूर्ति का कुछ बुक देख लेते हैं तो वाइज एंड अदरवाइज, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड। ठीक है, एक और बुक है आपका डॉलर बहू, वो भी सुधा मूर्ति जी ने ही लिखा है। झुम्पा लहरी का देखते हैं तो द नेम सेक, इंटरप्रेटर ऑफ द मालाडीज एंड द लोलैंड। तो झुम्पा लहरी का ये 3 मेन बुक है। अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला था। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड द अलजबरा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, ये भी अरुंधति राय का ही बुक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। What is the standard regulation duration of a handball match for adult?
2 halves of 20 minute each, 2 halves of 30 minute each, 4 quarters of 10 minute each या 2 halves of 45 minute each। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 30-30 मिनट का जो है वो 2 हाफ होता है हैंडबॉल में, और पहला हाफ के बाद 15 मिनट का ब्रेक होता है। ठीक है, 10 से 15 मिनट का ब्रेक होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट थॉमस कप मेंस बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप हेल्ड। तो थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था। 1945, 1949, 1952 या 1956। तो ये 1949 में पहली बार थॉमस कप, जो कि एक बैडमिंटन का कप है, टूर्नामेंट है मेंस कैटेगरी का, वो 1949 में पहली बार खेला गया था। ठीक है, पहला चैंपियन जो है वो मलेशिया था, मलाया। ठीक है, मलाया नाम था मलेशिया का पहले, तो वही जीता था। थॉमस कप मेंस कैटेगरी का होता है। देखते हैं बैडमिंटन के और भी कप्स के क्या क्या नाम है। मेजर इंटरनेशनल बैडमिंटन कप, तो थॉमस कप, उबर कप, सुधीरमन कप और सुहांदीनाता कप। ठीक है, सुहांदीनाता कप। थॉमस कप मेंस कैटेगरी का है, 1949 में शुरू हुआ था। उबर कप जो है वो वुमेन टीम खेलती हैं। ठीक है, 1957 में। सुधीरमन कप जो है वो आपका मिक्स्ड कैटेगरी का है, मेन वुमेन दोनों ही खेलते हैं। इन 1989 में शुरू हुआ था। और सुहांदीनाता कप जो है वो जूनियर मिक्स्ड टीम का है। BWF वर्ल्ड जूनियर टीम चैंपियनशिप 2000 में शुरू हुआ था। तो ये चारों कप का नाम याद रख लीजिएगा कि ये आपका ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज अंडरलाइन इन द सेंटेंस। Just when I thought I would finish the project on time, my manager threw me a curveball। ये आपका idiom है, इसका मतलब बताना है। ठीक है, by changing the deadline to tomorrow, gave me an easy task, presented a new and unexpected challenge, supported my decision, helped me finish my project। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इज द राइट आंसर। ठीक है, presented me a new unexpected challenge। आप काम ख़त्म करने वाले होते हैं, लेकिन मैनेजर आकर के आपको एक्स्ट्रा काम देता है, तो वही होता है थ्रू मी अ कर्व बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलाकिली इज़ अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो वेलाकिली किस राज्य का फेमस फोक डांस है। कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु या राजस्थान। तो ये केरला का फोक डांस है वेलाकिली। ठीक है, वेलाकिली जो है वो मेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है टेम्पल फेस्टिवल्स में। ठीक है, ये काफ़ी विगरस और मार्शल आर्ट फोक डांस है केरला का। तो वेलाकिली जो है वो एक मार्शल आर्ट फोक डांस है, हाई एनर्जेटिक मार्शल आर्ट फोक डांस फ्रॉम केरला। अब देख लेते हैं कुछ और मार्शल आर्ट फोक डांस, क्योंकि पहले 2 बार और पूछ चुका है। तो छाऊ डांस जो है वो भी एक टाइप का मार्शल आर्ट फोक डांस है। छाऊ डांस को यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में भी इसे कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड किया गया है। छाऊ का 3 प्रकार होता है, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। आपका मयूरभंज छाऊ, सरायकेला छाऊ, ये आपका टाइप है छाऊ का। पाइका डांस जो है वो उड़ीसा और झारखंड में परफॉर्म किया जाता है, ये भी एक तरह का मार्शल फोक डांस है। थांगता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है थांगता। गटका जो है वो पंजाब का मार्शल आर्ट फोक डांस है। ठीक है, कलरीपयट्टू केरला का है और मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है। सिलाम्बम जो है वो तमिलनाडु का है और इसके जो है वो कश्मीर का मार्शल फोक डांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड हम्बल। तो हम्बल का एंटोनिम देखना है, तो डिसऑनर, प्लीजेंट्री, मॉडेस्ट या एरोगेंट। तो हम्बल का एंटोनिम हो जाएगा आपका एरोगेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल मानसिंह इज अ फेमस प्रोपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। तो सोनल मानसिंह जो है वो निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली की प्रसिद्ध
प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम एंड कथक, भरतनाट्यम एंड उड़ीसी, कथक एंड उड़ीसी, कुचिपुड़ी एंड मोहिनीअट्टम। तो किसकी हैं दो, कौन सी डांस की प्रोपोनेंट है? तो भरतनाट्यम और उड़ीसी, ये दोनों परफॉर्म करती हैं सोनल मानसिंह। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, नाम याद रखिएगा। अब देखते हैं कि फेमस प्रोपोनेंट्स जो क्लासिकल डांसर्स की वो कौन कौन है। तो भरतनाट्यम का आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है वो भरतनाट्यम परफॉर्म करती हैं, बहुत फेमस प्रोपोनेंट है। टी बाल सरस्वती और यामिनी कृष्णमूर्ति भी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये 3 नाम तो आपको याद ही रखने हैं, बाकी नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश में का फोक ये क्लासिकल डांस है, उसमें बिरजू महाराज बहुत फेमस प्रोपोनेंट है, सितारा देवी, लच्छू महाराज और गोपी कृष्णा जो है, और एक जो है और कुमुदिनी लखिया, ये भी बहुत फेमस प्रोपोनेंट है कथक की। उड़ीसी डांस जो उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, उसमें केलू चरण महापात्रा, तो जितना भी नाम महापात्रा पे ख़त्म होगा ना टाइटल पे, वो उड़ीसी से बिलोंग करती है। ठीक है, और सोनल मानसिंह जो है वो भी उड़ीसी की फेमस प्रोपोनेंट है। इन्हीं पे क्वेश्चन हमने देखा। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, उसमें आपका राधा रेड्डी हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी की भी प्रोपोनेंट है, और आपका भरतनाट्यम के भी प्रोपोनेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति बिलोंग टू विच 2 क्लासिकल डांस फॉर्म? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, कथकली जो कि केरला का क्लासिकल डांस है, उसके हैं कृष्णन नायर, गुरु कुच्चू कुरुपू और रामकुट्टी नायर। ठीक है, मोहिनीअट्टम जो केरला का क्लासिकल डांस है, उसमें आपका सुनंदा नायर, शोभन्ना एंड कलमादलम राधिका। ठीक है, मणिपुरी में जो है आपका जावेरी सिस्टर्स बहुत फेमस है मणिपुरी क्लासिकल डांस के लिए, और गुरु बिपिन सिंह। ठीक है, जो भी जावेरी सिस्टर्स है वो मणिपुरी परफॉर्म करती है। सतरिया जो कि आसाम का क्लासिकल डांस है, वो करती हैं श्रीमत शंकर देव जो है वो सतरिया का फाउंडेशन रखे थे, और जतिन गोस्वामी और इंदिरा पीपी बोरा जो है वो फेमस सतरिया प्रोपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ इंडिया गेट? इंडिया गेट की ऊंचाई क्या है? 32 मीटर, 35 मीटर, 42 मीटर या 48 मीटर? तो ये 42 मीटर हाइट है इंडिया गेट का। ठीक है, इसको डिज़ाइन किया था एडविन ल्यूटेंस ने। फीट में देखा जाए तो 138 फीट सही आंसर होगा। अब देखते हैं कि जो न्यू दिल्ली है उसको डिज़ाइन किया था सर एडविन ल्यूटेंस ने और सर हर्बर्ट बेकर ने, और इन्होंने ही हमारा ओल्ड पार्लियामेंट का डिज़ाइन भी प्रिपेयर किया था। और दिल्ली का जो डिज़ाइन है ये 1912 से लेकर 1930 तक इन्होंने मिलके डेवलप किया था। ठीक है, अभी जो इंडिया गेट का नाम है उसका नाम है ऑल इंडिया वार मेमोरियल, जो कि 1921 में बनके तैयार हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? ए ताजमहल, बी कुतुब मीनार, सी इंडिया गेट या डी रेड फोर्ट? तो ये इंडिया गेट हो जाएगा हमारा सही आंसर। देख रहे हैं इंडिया गेट से सेम शिफ्ट में 2-2 सवाल। अब देखते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है इंडिया में, तो 44 है। 2025 में आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को ऐड किया गया था। कल्चरल साइट जो है वो 36 है, नेचुरल साइट 7 है, और एक मिक्स साइट है, कल्चरल और नेचुरल दोनों। कौन है? कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है। ठीक है, अभी रिसेंट एडिशन देखते हैं यूनेस्को में इंडिया की तरफ से, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये 13 फोर्ट का ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, जिसमें 12 महाराष्ट्र में है और एक जो है आपका वो जिंजी तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। मोइदाम्स जो कि अहोम डायनेस्टी का माउंट बरियल्स है, वो 2024 में ऐड किया गया था। सेक्रेड असेंबलीज ऑफ होयसाल्स जो कि हेलिबिड और द्वार समुद्र, ये सब जो टेम्पल है
वेसार स्टाइल का, उसे 2023 में ऐड किया गया था। शांति निकेतन या विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो 1902 में रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टैब्लिश किया था, और वो शांति निकेतन को भी 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। धोलावीरा जो गुजरात में है, एक हड़प्पन सिटी है, इसे 2021 में ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फागुन। तो फागुन महीना में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? होली, दिवाली, रक्षाबंधन या गणेश चतुर्थी। तो ये होली मनाया जाता है। फागुन का महीना मार्च के महीने के आसपास को कहते हैं, और उसी टाइम फगुआ में होली मनाया जाता है। तो ये आपका बिहार और उत्तर प्रदेश में पॉपुलरली मनाया जाता है फगुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एंग्लो मराठा वॉर वॉज द मराठा पेशवा बाजीराव टू डिफीटेड एंड द पोजीशन ऑफ पेशवा एबॉलिश्ड। तो कौन से एंग्लो मराठा वॉर में आपका मराठा पेशवा बाजीराव टू हार गए थे और पेशवाशिप को हटा दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर या फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर। तो ये तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में पेशवाशिप को ख़त्म कर दिया गया था इन 1818। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रीटी कौन कौन सा हुआ था। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1775 से 1782 तक हुआ था, 1782 तक, उसमें ट्रीटी ऑफ सालबाई से कंक्लूड हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1803 से 1805 तक चला था। इसमें ब्रिटिश ने सब्सिडरी अलायंस साइन करवाया था सबसे। ठीक है, आपका पेशवा से कराया था, सिंधिया से कराया था, भोसले से कराया था। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बसीन जो है वो पेशवा से कराया गया था। बसीन से बी से बाजीराव और बी से बसीन, ऐसे याद रख सकते हैं। ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजगांव जो है वो सिंधिया से कराया था। सिंधिया का लास्ट में ए आता है, और अंजगांव जो है, अंजगांव का ए आता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, सिंधिया से अंजगांव। और ट्रीटी ऑफ देवगांव भोसले से हुआ था, तो देवगांव में ओ आ रहा है, ठीक है, और भोसले में भी ओ आ रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं देवगांव और भोसले। और ट्रीटी ऑफ राजघाट जो है वो होलकर के साथ साइन किया था, ठीक है, और सब्सिडरी अलायंस के अंडर ले आया गया था सबको। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1870 से 1818 तक हुआ था, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ मंडेश्वर जो कि होलकर को हरा करके साइन किया गया था। इसके बाद पेशवाशिप को एबॉलिश कर दिया गया था और मराठा कन्फेडरेसी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट ड्यू टू विच फोर्स। तो पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर किस बल के कारण खींचती है? मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे फोर्स लगता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई r²। ठीक है, इसमें एक ठो मास हो जाएगा अर्थ का और एक ठो मास हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का जिसे अर्थ खींच रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच नेचुरल फिनोमेना इज द टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व। तो टिंडल इफेक्ट किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं हम? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में नहीं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का ये फिनोमेना यूज होता है। सनलाइट पासिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट कैनोपी, हाँ, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। सनलाइट आप देखे होंगे, अगर कोई आप घना जंगल में जाते हैं तो कैनोपी से जो धूप छट के आता है तो उसका आप पाथ देख सकते हैं, उस रे का पाथ देख सकते हैं, तो वही होता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। तो कोलॉइड्स में देखा जाता है, ट्रू सॉल्यूशंस में आप टिंडल इफेक्ट को नहीं देख सकते हैं। मतलब अगर चीनी और पानी का सॉल्यूशन बना के उससे पास करेंगे तो वो होमोजीनियस और ट्रू सॉल्यूशन होगा, उसमें से टिंडल इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। पार्टिकल साइज होना चाहिए 1 से 1000 नैनोमीटर तक, ठीक है, तभी टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। और ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर भी। ठीक है, इसके खोजकर्ता थे जॉन टिंडल। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट का। तो अभी हमने देखा डेंस फॉरेस्ट और फॉग में आपका जैसे ही लाइट पड़ता है तो उसका आप लाइट का पाथ देख सकते हैं ड्यू टू मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट एयर। ठीक है, स्मोकी रूम में भी आप लाइट बीम को देख सकते हैं, और मिस्ट और डस्ट में जो है आप अपना गाड़ी का हेडलाइट देख सकते हैं।
हेडलाइट का पाथ देख सकते हैं व्हेन यू ड्राइव इन मिस्ट और foggy months, mainly in winters. Next question, which of the following organ or tissues can be donated while alive or after death? Bone marrow, cornea, both A and B, only kidney. तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ए एंड बी, बोन मैरो भी और कॉर्निया भी आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। तो लगभग ये मानव शरीर के 8 ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, जिसमें से हार्ट है एक, 2 लंग्स होता है, 1 लिवर, 2 किडनीज डोनेट कर सकते हैं, 1 पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन भी आप डोनेट कर सकते हैं। किडनी और पार्ट ऑफ लिवर आप जिंदा रहते हुए भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिश्यूज़ कितना डोनेट कर सकते हैं आप ह्यूमन बॉडी के? तो लगभग 15 से 20 टिश्यूज़ हैं जो आप डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कॉर्नियाज आता है, स्किन भी आप डोनेट कर सकते हैं, बोन भी डोनेट कर सकते हैं, बोन मैरो जिसमें कि आपका रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होता है वो भी आप डोनेट कर सकते हैं। ब्लड तो डोनेट करते ही हैं हम ब्लड बैंक्स में जा कर के। हार्ट वाल्व्स जो है, दिल का वाल्व, आपका एट्रियम, वेंट्रिकल, ये सब, टेंडन्स हो गया, लिगामेंट, कार्टिलेज, वेन्स और नर्व्स, ये सब जो है टिश्यूज आप डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रेजिलियंस और रेसिलियंस, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये रेजिलियंस का स्पेलिंग होता है RESILIENCE। ठीक है, रेजिलियंस का मतलब होता है कोई भी डिफ़िकल्टी से आप क्विकली रिकवर कर जाएं, आप खुद को मुश्किल में पड़े देख करके अफेक्ट ना पड़ने दें। मुश्किल में अगर आप पड़े हैं तो आप तुरंत रिकवर कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन, फिल द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। फिल द ब्लैंक, इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर डैश हिम टू हेयर द स्टोरी ऑफ योर सक्सेस। तो ये हो जाएगा आपका फॉर हो जाएगा। ठीक है, फॉर प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं फॉर प्लेजर, जॉय, ऑनर या डिफ़िकल्टी, उसके लिए फॉर प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। द किंग्स entourage फाइनली रीच द डैश जस्ट बिफोर सनसेट। कासल का स्पेलिंग कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज नॉट नेशनलाइज्ड इन 15 अप्रैल 1980। तो ये सेकेंड फेज था नेशनलाइजेशन का। ठीक है, फर्स्ट फेज कब हुआ था? तो 1969 में। तो सेकेंड फेज में कौन सा बैंक जो है वो नेशनलाइज नहीं हुआ था? सिंडिकेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया या विजया बैंक। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंडिकेट बैंक जो है वो सेकेंड फेज में नेशनलाइज नहीं हुआ था। अब देखते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो पहला फेज जो है वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है वो उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थी। 14 मेजर प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट के अंडर ला दिया गया, उसे पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर सपोर्ट करना था। फार्मर्स को लोन नहीं दिया जाता था प्राइवेट बैंक के द्वारा कि कहीं वो लोन पे डिफ़ॉल्ट ना कर जाए तो बैंक को नुकसान हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए भी अनबैंक्ड रूरल एरियाज़ में बैंक ब्रांच खोलने के लिए प्राइवेट बैंक नहीं खोलते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा कमाई नहीं है उनको। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने नेशनलाइज किया था। क्राइटेरिया क्या था पहला फेज़ का? तो 50 करोड़ से ऊपर जिस भी बैंक के पास डिपॉजिट था उसे नेशनलाइज कर दिया गया था, और यही रीज़न है जिस वजह से नेशनलाइजेशन किया गया था। अब सेकेंड फेज़ देखते हैं बैंक का। तो 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। उस टाइम क्राइटेरिया क्या था? तो डिपॉजिट ओवर 200 करोड़ जिस भी बैंक के पास था उसे नेशनलाइज कर दिया गया था, जिसमें आंध्रा बैंक था, कॉरपोरेशन बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था जिसे बाद में पीएनबी में मर्ज कर दिया गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, पंजाब एंड सिंध बैंक था और विजया बैंक था। ये 6 बैंक को सेकेंड फेज में नेशनलाइज किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एलिमेंट वाज नेम्ड एज एक्का सिलिकॉन बाय मेंडेलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल। ये चौथा क्वेश्चन है मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल पे, इतना बात तो रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा जर्मेनियम हो जाएगा, एक्का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम ही पीरियोडिक टेबल में आया था इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। दिमित्री मेंडेलीव जो है वो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल 1869 में दिए थे, जो कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। तो याद रखना है क्या पे बेस्ड था, तो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। पीरियोडिक लॉ इसमें पीरियोडिक फंक्शन जो है वो मास के ऊपर ही रखा गया था। प्रिडिक्शन क्या था, तो गैप को छोड़ा गया था वो सब एलिमेंट के लिए जो कि उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था। तो एक्का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आया, एक्का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आया। ऐसे याद रख सकते हैं एल के साथ गैलियम, गैलियम का एल। स्कैंडियम कहाँ पे आया, तो एक्का बोरोन की जगह पे स्कैंडियम आया। ठीक है, यही है। आगे बढ़ते हैं अब हम। चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो ये इंक्लूसिव हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक्सक्लूसिव किस चीज़ को बोलते हैं, कोई कार शोरूम वाला बोलेगा कि सर ये एक्सक्लूसिव कार है, ये सिर्फ हमारे शोरूम में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो एक्सक्लूसिव उससे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव का वही मतलब है कि पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ थिंग लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। जैसे कि आपके पास कोई सिक्का है बहुत ही पुराना, वो सिर्फ आप ही के पास है, तो आप बोलिएगा कि ये सिक्का सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेरे ही पास अवेलेबल है और कहीं पे नहीं। इंक्लूसिव मतलब हर कोई के पास या बहुत कोई के पास अवेलेबल हो वो चीज़। रेस्ट्रिक्टेड मतलब तो पता ही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, किसी चीज़ का एक्सेस को कंट्रोल करना और उसे रोक देना। यूनिक हो गया, अनलाइक एनीथिंग, आप बिल्कुल यूनिक है। सोल मतलब सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड चार्मिंग। तो चार्मिंग का एंटोनिम देखना है, तो अट्रैक्टिव, प्लीजेंट, रिपल्सिव या डिलाइटफुल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रिपल्सिव। बाकी जो है वो सिनोनिम है चार्मिंग का। चार्मिंग मतलब बहुत सुंदर, हाँ। रिपल्सिव मतलब डिसलाइक, डिसगस्ट या अनप्लीजेंट। व्हाट इज द स्टडी ऑफ टाइम कॉल्ड, होरोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या क्रोनोमेट्री। तो होरोलॉजी जो है उसे स्टडी ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, जियोलॉजी अर्थ के स्टडी को कहते हैं, रॉक स्ट्रक्चर जो है अर्थ का उसे स्टडी करने वाले को जियोलॉजिस्ट कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ का स्टडी करे, प्लैनेट का मूवमेंट का स्टडी करे, प्लैनेट का पोजीशंस को स्टडी करके ह्यूमन के लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है प्लैनेट, उसका स्टडी करे तो उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्रोनोमेट्री जो कि टाइम को मेजर करता है लेकिन प्रिसाइज टाइम कीपिंग को ये रखता है। ठीक है, होरोलॉजी टाइम एंड टाइम कीपिंग डिवाइसेस, क्रोनोमेट्री मेजर ऑफ टाइम। ठीक है, दोनों सेम नहीं होते हैं, अलग अलग ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। मुंबई, कोची, गोवा या लक्षद्वीप। तो कोची हो जाएगा वो क्वीन ऑफ अरेबियन सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पोर्टुगीज़ भी, ब्रिटिश भी यहाँ से स्पाइस का ट्रेड करते थे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्वीन ऑफ अरेबियन सी। 14th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा मेजर स्पाइस ट्रेड सेंटर था कोची का ये केरला, जहाँ पोर्टुगीज, डच और ब्रिटिश ट्रेड करते थे जहाँ से। इन विच ईयर वॉज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया। 2014, 2015, 2016 या 2017। तो 2016 में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी लॉन्च किया गया था। इसे क्यों लॉन्च किया गया था, पहले देखते हैं कौन लॉन्च किया था। तो DPIIT जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड, उसने इसे लॉन्च किया था। ये कॉम्प्लाई करता है WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट से। ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है, तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट। ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉ बनाता है और ये जो है, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसे प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये कमर्शलाइज करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एसेट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। पॉग मांडा ऑफन एसोसिएटेड विद bonfire हार्वेस्ट रिचुअल इन द इज सेलिब्रेटेड ऑन द ईव ऑफ विच फेस्टिवल।
तो पाक मांडा जो है वो किस फेस्टिवल में मनाया जाता है? दिवाली, मकर संक्रांति, लोहड़ी या होली? तो ये लोहड़ी के टाइम पे मनाया जाता है पाक मांडा। मकर संक्रांति यूजुअली 13 जनवरी या 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो है एंड ऑफ विंटर और हार्वेस्ट सीजन, फसल कटाई के बाद मनाया जाता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, मेनली पंजाब हरियाणा साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हिंदू फिलॉसफी दैट गवर्न द साइकिल ऑफ लाइफ, बर्थ एंड रीबर्थ? धर्म, कर्म, मोक्ष या माया? तो कर्म जो है वो आपका लाइफ, बर्थ और रीबर्थ का साइकिल को ये करता है, गवर्न करता है। कहा जाता है अगर आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो लाइफ के बाद, बर्थ के बाद जब आपका डेथ होगा तो आपको रीबर्थ नहीं लेना होगा। नहीं तो अगर आपका कर्म अच्छा नहीं रहेगा तो आप दोबारा जन्म लेते ही रहेंगे। तो कर्म इज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा आपको आपके लाइफ में, सभी कोई बोलता है। संसार जो होता है, संसार वो कंटिन्यूस साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ होता है, इसे ही संसार कहते हैं, ठीक है। कर्मा जो है इसी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। गोल क्या है कि ये साइकिल को ब्रेक करके मोक्ष पाया जाए और दोबारा जन्म ना लिया जाए। अब दोबारा जन्म लेकर के क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी में तकलीफ से ही ना गुजर रहे हैं। दोबारा जन्म ही नहीं लेगा इंसान तो मोक्ष मिल गया इंसान को। विच इंडियन ऑथर नॉवेल सीरियस मैन वन हिंदू लिटरेरी प्राइज इन 2010? तो मनु जोसेफ, चेतन भगत, अरविंद अडिगा या अमिताभ घोष? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मनु जोसेफ जो है उन्होंने सीरियस मैन नॉवेल के लिए हिंदू लिटरेरी प्राइज 2010 में जीता था। ये बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, इतना किसी को याद नहीं रहता। अगर आपसे नहीं बना हो तो प्लीज़, अगर आपने छोड़ दिया हो तो प्लीज़ खुद को शाबाशी दीजिए कि आपने ये क्वेश्चन को जाने दिया, क्योंकि ये आपका नेगेटिव ही करके आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इंडस्ट्री यूजेस द मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स जिंक प्रोडक्शन? तो विश्व के जिंक उत्पादन का अधिकांश भाग किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है? फार्मास्यूटिकल, गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री या पेंट इंडस्ट्री? तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्री। गैल्वेनाइज क्यों करते हैं मेटल को? तो जो आपका ये आयरन है उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि वो ऑक्साइड का लेयर ना बनने दे। ऑक्साइड का लेयर मतलब लोहा को जंग लगने से बचाता है। जिंक का कोटिंग अगर हम करते हैं उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं गैल्वेनाइजेशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो गैल्वेनाइजिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 50 से 60%, यही हमारा क्वेश्चन था। फिर जिंक एलॉय जो कि डाई कास्टिंग में यूज़ होता है उसमें 13 से 17%। ये उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ऑप्शन में जो है जिंक का एक ही एप्लीकेशन दिया हुआ था, गैल्वेनाइजिंग, तो आप आसानी से टिक लगा सकते थे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेमोक्रेटाइज? तो डेमोक्रेटाइज का सिनोनिम क्या है? तो रेस्ट्रिक्ट, इक्वलाइज, प्राइवेटाइज या आइसोलेट? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, इक्वलाइज। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में सब इक्वल है, सबको सेम एक वोट का अधिकार है, तो सब बराबर होते हैं इसलिए इक्वल होते हैं, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं डेमोक्रेटाइज का, तो इक्वल, मेक एक्सेसिबल, नॉर्मलाइज, पॉपुलराइज, स्टैंडर्डाइज या लिबरलाइज, ये सब सिनोनिम्स है डेमोक्रेटाइज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन एन इरेशनल फियर ऑफ फ्लाइंग इन एन एयरक्राफ्ट? एक्रोफोबिया, एरोफोबिया, एगोराफोबिया, एगोराफोबिया या क्लॉस्ट्रोफोबिया? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एरोफोबिया। आसान सवाल था, ऑप्शन बहुत ही सिंपल था। तो एयरक्राफ्ट में बैठने का डर, फ्लाई करने का डर को एरोफोबिया कहते हैं। अब एक्रोफोबिया देखते हैं, तो ये हाइट के डर वाले को बोलते हैं एक्रोफोबिया है। अगोराफोबिया किसे बोलते हैं? तो ओपन स्पेसेस या क्राउडेड प्लेसेस से जो डरता हो या क्राउडेड प्लेसेस में ना जाना चाहता हो उसे बोलते हैं एगोराफोबिया। और क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब क्लोज्ड एंड कन्फाइंड स्पेसेस में जो जाने से डरता हो उसे क्लॉस्ट्रोफोबिक कहते हैं।
बहुत लोग केव एक्सप्लोर करते हैं ना, तो वो एक्सट्रीम क्लॉस्ट्रोफोबिया है, उसमें बहुत लोग फंस भी गया है। एक इंसिडेंट था नटी पटी केव वाला, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, वो दिल दहल जाएगा। उसका बॉडी रिकवर नहीं हो पाया, बेचारा को वहीं केव में ही दफन कर दिया गया वहीं उस, और केव को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस प्राइवेटाइजेशन एज द पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? 1985, 1991, 1999 या 2004? तो ये 1999 में LPG रिफॉर्म लाई थी नरसिम्हम गवर्नमेंट, सॉरी PV नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट, और फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो प्राइवेटाइजेशन इसी में अनाउ किया गया था। इन विच ईयर वॉज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST स्टैब्लिश्ड? तो IIST कब स्टैब्लिश किया गया? तो ये हमारा 2007 में स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, ये है आपका 1909 जो है वो IISc बेंगलुरु का स्टैब्लिश डेट है, जिसे जमशेदजी टाटा ने स्टैब्लिश किया। 1951 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT को स्टैब्लिश किया गया खड़गपुर में, और IIST जो है वो 2007 में स्टैब्लिश किया गया स्पेस यूनिवर्सिटी, पहला इंडिया का एशिया का पहला स्पेस यूनिवर्सिटी। ठीक है, IIST जो है एशियाज फर्स्ट स्पेस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डायबिटीज सॉ अ मेजर फंक्शनल क्योर रिसर्च माइलस्टोन इन नवंबर 2024 विद द लॉन्च ऑफ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल फॉर इसलेट सेल थेरेपी? तो किस डायबिटीज़ के लिए किया गया है? टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ या टाइप 5 डायबिटीज़? तो ये हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए फंक्शनल क्योर खोजा गया है 2024 नवंबर में। इसे मेड्रोटॉनिक इनपेन ऐप जो है, जो FDA क्लियरेंस मिला हुआ है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA का, वही क्लियरेंस देता है। ये जो है सिम्प्लेरा CGM जो है वो डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा और लगभग मिस्ड मील डोजेस को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, partnerships like Descom and Aura Ring were announced and combined glucose data with sleep and activity tracking. ग्लूकोज डेटा, आपका ब्लड ग्लूकोज डेटा ये टाइम पे लेते रहेगा और ट्रैक करते रहेगा। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो नवंबर 14, 2024 को मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ओमनिसेंट, ओमनिसेंट, ओमनिसेंट और या ओमनिस्केंट? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओमनिसेंट, सही स्पेलिंग हो जाएगा। इसका मतलब होता है कंप्लीट और इन्फिनाइट नॉलेज। आप मनाइए कि भगवान आपको ओमनिसेंट बना दे, दुनिया का सारा नॉलेज आपके पास आ जाए, होगा। सिनोनिम क्या है ओमनिसेंट का? तो ऑल नोइंग, ऑल वाइज, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब दुनिया का सब चीज़ के बारे में जानना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट, अनइन्फॉर्म्ड या अनअवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपिनियन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। ही फील्स प्लेजेंट डैश रीडिंग शेक्सपियर नॉवेल। तो ही फील प्लेजेंट विद आपका सॉरी इन रीडिंग शेक्सपियर नॉवेल, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पढ़ लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर? तो होमोजीनियस मिक्सचर का प्रकार कौन सा है यहाँ पे? सॉल्ट वाटर, सल्फेट वाटर, सैंड वाटर, आयरन फिलिंग और सल्फर। तो यहाँ आंसर मैं छुपाना भूल गया। सॉल्ट वाटर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, पानी में नमक पूरी तरह से घुल जाता है। तो ये था हमारा 13 फेब का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया हो सेशन। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियोस आएंगे चैनल पे। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।